प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम रीतिकाल की परिस्थितियाँ एवं विशेषताएँ करने जा रहे हैं। रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय काल है और इस काल की परिस्थितियाँ के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम उसकी विशेषताएं नहीं बता सकते। तो प्यारे बच्चों, हम रीतिकाल की प्रत्येक परिस्थितियों पर सविस्तार चर्चा आज करेंगे कि रीतिकाल की क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की हैं। तो शुरू है बेटा, रीतिकाल की परिस्थितियां। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल, जिसमें सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें तत्कालीन परिवेश की झलक साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। राजनीतिक परिस्थितियां बच्चों, नंबर 1 है हमारा, प्रत्येक युग के साहित्य पर उसकी राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसा राजा वैसी प्रजा और वैसा ही साहित्य लिखा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह युग मुगलों की उन्नति और पतन का युग था। इस काल में मुगल सम्राट अकबर से लेकर औरंगजेब का शासनकाल रहा। आपके समक्ष ये अकबर की छाया चित्र है जिसे आप देख रहे हैं। आगे हम चलते हैं प्यारों। अकबर की उदारता, धार्मिक सहिष्णुता के कारण बड़ा ही लोकप्रिय था। कहने का अभिप्राय यह बच्चों कि अकबर बड़ा उदार हृदय और धार्मिक सहिष्णुता का स्वामी था और इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। वहीं औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए मशहूर था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी निकम्मे, आलसी और विलासिता से परिपूर्ण थे। ये सभी नाच गानों में मस्त रहा करते थे। इस युग में नारी की दशा अत्यंत दयनीय थी। सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली, किस सन में? 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। यहाँ पर एक मिनट बच्चा, मैं यहाँ से हटकर बात करता हूँ पीपीटी से। 1857 की क्रांति के विफलता का कारण था कि 1857 केवल देश के कुछ हिस्सों में हुआ, पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ। अगर पूरे भारतवर्ष में ये क्रांति होती तो शायद हम 1857 में आज़ाद हो जाते। आगे चलते हैं बच्चों। सामाजिक परिस्थितियां। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियां भी बड़ी दयनीय थी। ये युग पतन की ओर जा रहा था। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार मुगल बादशाहों का अनुकरण करते हुए छोटे मोटे सामंत और अमीर लोगों में सुरा और सुंदरी का चाव बढ़ रहा था। मतलब सामंत और अमीर लोग भी किसमें डूब गए थे? सुरा और सुंदरी में। नारी को इस समाज में उपभोग और वासना का साधन मात्र समझा जाता था। समाज प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था बच्चों। कौन कौन से 3 वर्ग थे? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में सामंत और राजा आते थे। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान थी। किनको? राजाओं को। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर भोग विलास, सुरा और सुंदरी में डूबे हुए मुगल बादशाह हमारे जो पतन के
कारण बने। आगे चलते हैं बच्चों, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, तो हम पढ़ते हैं धार्मिक परिस्थितियां। रीतिकाल धार्मिक दृष्टि से पतन का युग था। धर्म अंधविश्वासों रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। धर्म किसमें अंधविश्वासों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। नैतिकता और बौद्धिकता का पतन हो चुका था। इस समय वैष्णव धर्म की विविध शाखाओं प्रशाखाओं का प्रचार था। रीतिकाल के कवियों ने भी राधा और कृष्ण की आड़ में श्रृंगारिकता का खुलकर वर्णन किया। मतलब राधा और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा इस युग के कवि ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरयू नदी के किनारे पर विहार करने वाले छैल छबीले और बाके नायक मात्र रह गए। मुगलों की कट्टरता धर्मांधता ने हिंदुओं को भी अनेक भेदों, पाखंडों, अंधविश्वासों, जादू टोना टोटकों में धकेल दिया। मतलब हिंदुओं को भी अनेक भेदों, पाखंडों, अंधविश्वासों, जादू टोना टोटकों में धकेल दिया। मतलब हिंदू भी नहीं बचे। उन दिनों इस्लाम राजा धर्म था। किसका राजधर्म था? इस्लाम का राजधर्म था। उसमें कट्टरता और विलासिता का बोलबाला था। हिंदुओं को अपना धर्म पालन करने के लिए टैक्स जजिया भी देना पड़ता था। सिखों ने हिंदुओं पर मुसलमान के अत्याचारों का अत्यंत विरोध किया। जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे तो सिखों ने क्या किया था? विरोध किया था और उनके लिए बलिदान भी दिया। और इसी कारण गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। मतलब प्यारे बच्चों के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया और इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? हिंद की चादर। वेरी गुड। आगे चलते बच्चों, यहां तक समझ आ गया होगा ना सभी को। अब हम करेंगे कलात्मक परिस्थितियां क्या थी, कैसे थी। कला की दृष्टि से रीतिकाल उन्नत काल माना जाता। बड़ी अच्छी बात है, उन्नत काल था कलात्मक, क्योंकि इस युग में साहित्य, संगीत, स्थापत्य आदि कलाओं में बहुत उन्नति हुई। विशेष तौर पर जहांगीर और शाहजहां ने कला को बारीकियों के शिखर पर पहुंचाया। परिणामतः स्थापत्य कला में ताजमहल सामने आता है और काव्य कला में मुक्तक काव्य चरम पर पहुंचता है। मुसलमान शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए मूर्ति कला को प्रोत्साहन ना मिल सका। देखो, मुसलमान अगर विरोधी हैं बच्चों तो बिल्कुल सही बात है कि वो मूर्ति कला के क्या होंगे? विरोधी होंगे, और जिसके कारण मूर्ति कला को प्रोत्साहन ना मिल सका। आगे चलते हैं। हिंदू कारीगर जहां तहां मूर्तियों का निर्माण करते थे, परंतु राज्यश्रय के अभाव, राज्यश्रय मतलब राजा की तरफ से कोई विशेष सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी, अभाव में यह कला पनप ना सकी। केवल विभिन्न आकृतियों और बेल बूटों की रचना तक सीमित रह गई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कलात्मक परिस्थितियां किस प्रकार थी आपने सुना, देखा और समझा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। रीतिकाल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। सबसे अधिक चित्र कृष्ण लीला और राम से संबंधित बनाए गए। संगीत कला में हरिदास मशहूर हैं, तानसेन भी, बैजू बावरा भी विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए इस काल में। किस काल में? रीतिकाल में प्यारे बच्चों। मुगल बादशाहों, मुगल दरबारों में कला राजाश्रय प्राप्त था, परंतु
औरंगजेब की विपरीत मानसिकता ने इसको भी बहुत हानि पहुंचाई। औरंगजेब हमेशा विरोधी रहा, भारत के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। उल्लेखनीय है कि युग की मानसिकता के अनुसार रीतिकाल की विभिन्न कलाओं में अलंकरण और सौंदर्य की प्रधानता रही। प्यारे बच्चों, ये अभी तक हमने पढ़ा रीतिकाल की कलात्मक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अब हमें पता लग गया कि उस युग की कैसी परिस्थितियां थी, और जैसा ही परिस्थिति होगी वैसा ही साहित्य रचा जाएगा। सभी लोग सुरासुराही सुंदरी में डूबे हुए थे, तो ठीक उसी प्रकार की विशेषताएं आएंगी रीतिकाल की। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है रीतिकाल की विशेषताएं। तो आओ हम सविस्तार क्रमवार एक एक रीतिकाल की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। सभी को पता लग गया अब तो। रीतिकाल में प्रमुख रूप से श्रृंगारमयी रचनाएं लिखी गई, क्योंकि इस युग के अधिकतर राजा भोग विलास और श्रृंगार में आसक्त थे। इस युग की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन है। रीतिकालीन कवि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि हैं। इस युग के कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार रस के आलंबन और उद्दीपन दोनों का चित्रण इस युग के कवियों ने किया है। तो प्यारे बच्चों, एक उदाहरण है श्रृंगार की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी की है, जिसमें सौंदर्य वर्णन साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब अगली विशेषता हम करने जा रहे हैं, और वो है प्राकृत चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने प्राकृतिक चित्रण के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण किया है। आलंबन रूप का चित्रण नाम मात्र है। दरबारी कवि का आकर्षण केंद्र नारी ही था, हमने परिस्थितियों में भी पढ़ा था। अतः उनका ध्यान प्रकृति के स्वतंत्रता की ओर कैसे जा सकता था। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगली जो विशेषता है वो है वीर काव्य। प्यारे बच्चों, ये नहीं कि अकेला रीतिकाल में श्रृंगार में ही रचनाएं लिखी गई हैं, सुंदरता या सौंदर्य पर ही प्रकाश डाला गया है। कुछ कवि थे इस युग के जिन्होंने रीतिकाल के श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष से हटकर वीर काव्य की रचना की है। तो आओ हम पढ़ते हैं अन्य विशेषता वीर काव्य। रीति काव्य में एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य धारा के दर्शन होते हैं, जिनका नाम है वीर काव्य। इस युग में वीर काव्य लिखने वाले कवियों में भूषण, सूदन तथा गुरु गोविंद सिंह जी प्रमुख हैं। भूषण जी ने शिवाजी और छत्रसाल को काव्य नायक बनाकर उनकी वीरता का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया। भूषण ने किसको? शिवाजी और छत्रसाल को नायक बनाकर उनकी वीरता का अपनी कविताओं में सुंदर वर्णन किया है। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, छत्रसाल, बंदा बैरागी आदि ने तलवार उठाई थी। कवियों ने इनको नायक बनाकर अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। गुरु गोविंद सिंह की निम्नलिखित पंक्तियां देखते ही बनती हैं प्यारे बच्चों।
दूसरी स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रहे हमारे छत्रपति शिवाजी और ये हैं हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। ये गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियां हैं जिसको हम पढ़ते हैं। देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। कितना जोश आ जाता इन पंक्तियों को पढ़कर। तो प्यारे बच्चों, श्रृंगार के साथ साथ सौंदर्य के साथ साथ वीरता भरी कविताएं भी इस युग में लिखी गई। दूसरी अन्य विशेषता है नीति काव्य, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। रीति काल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार व वीर भावना के साथ साथ नीति परक रचनाएं भी मिलती हैं। जीवन के अनुभवों पर आधारित इन सूक्तियों में विषय की विविधता है। वृंद, गिरधर, मतीराम, रहीम तथा बिहारी की रचनाओं में अनुभवों से जुड़ी हुई नीति संबंधी सूक्तियां दृष्टाव्य हैं, अर्थात देखने को मिलती हैं। बिहारी जी लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं देखो। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कितनी बड़ी नीति हमें मिल रही है। बिहारी जी क्या कहते हैं कि गुण के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अगर व्यक्ति बड़ा होता है प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, तो गुण के कारण। बड़े न हूजे गुणन बिन, गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता। बिरद बड़ाई पाए, ना ही उसे प्रशंसा मिलती है। कहत दतूरे सो कनक, क्या बात है। ये आपके सामने दतूरा है और इसको हम क्या कहते हैं, कनक। इस दतूरे को क्या कहते हैं, कनक। और सोना को भी हम क्या कहते हैं, कनक। कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। जितनी बार मर्जी दतूरे को कनक कह लो, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें नीतियां भी मिलती हैं। अन्य विशेषता है भक्ति काव्य। क्या बात है, भक्ति काव्य भी देखने को मिलता है। ये भी विशेषता है रीतिकाल की। रीतिकाल के कुछ एक कवियों ने, सभी ने नहीं प्यारे बच्चों, कुछ एक कवियों ने भक्ति संबंधी पंक्तियां भी लिखी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना था। इसमें कवि बिहारी का नाम सबसे आगे है। और किसकी उपासना की है, राधा की। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरत दुत होई। हे राधा चतुर, नागर चतुर, हे चतुर राधा, आप मेरी संसारिक कष्टों मुसीबतों को दूर करो। जिसकी झाई परछाई पड़ने से श्री कृष्ण सांवले हो जाते हैं, तो राधा की उपासना बिहारी जी ने किया। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं, समस्त रचनाएं ब्रज भाषा में लिखा। तो इसलिए इसकी एक विशेषता क्या होगी, ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा इस युग के कवियों की प्रमुख भाषा थी। अलंकार के प्रिय होने के कारण इस काल का कवि सजीव रूप का प्रयोग करने में निपुण था। इसलिए इस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ग कहा जाता है। एक अन्य विशेषता जो है इसमें, अंतिम विशेषता है प्यारे बच्चों, वो है अलंकारिकता। रीतिकाल के कवियों ने अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया कि वह साधन ना रहकर साध्य बन गए। केवल रीति मुक्त काव्य में हृदय की स्वच्छंद
भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, बाकी जगह भरमार हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे रीतिकाल की विशेषताएं थी जिनका हमने क्रमवार अध्ययन किया। निष्कर्ष में हम क्या निकालते हैं? रीतिकाल साहित्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, वीर काव्य, भक्ति भावना, नीति परक रचनाएं आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। ये निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं और रीतिकाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण काल है। तो प्यारे बच्चों, हमने रीतिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन कर लिया, विशेषताओं का अध्ययन कर लिया। अब आपके जो पेपर में 4 अंक का आता है बहु विकल्पीय प्रश्न, वो हम करेंगे और सही विकल्प को मैंने बाकायदा मार्क किया हुआ, आपको पता लग जाएगा इसका उत्तर क्या है। लेकिन आप बाद में बार बार वीडियो को देखकर सुनना और अपने आप ढूंढना, तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। तो आओ क्रमवार हम बहुविकल्पीय प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? पेपर में इसी प्रकार आएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा। तो सन 1643 से 1843, सन, अब वहाँ हमने पढ़कर क्या आए थे? संवत। सन और संवत में कितने वर्ष का फर्क होता है? 57 वर्ष का। तो अगर 57 जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वो संवत बन जाता है। 57 निकाल दें तो सन बन जाता है। तो इसका उत्तर होगा का, सन 1643 से 1843। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? आया था आपने, बिल्कुल बताओ फटाफट। आप अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता लग जाएगा। किसको कहा गया? गुरु गोविंद सिंह? नहीं। गुरु हरिराय जी? नहीं। गुरु हरिगोविंद सिंह जी? नहीं। गुरु तेग बहादुर जी। ये हमारा उत्तर होगा। अकबर के बाद कौन राजा बना? हुमायूं? नहीं। बाबर? नहीं। औरंगजेब? नहीं। हमारा उत्तर है घा, जहांगीर। समझ आ रहा है सभी को? साथ साथ याद भी हो रहा होगा। बिहारी सतसही, बिहारी सतसही किस कवि की रचना है? का केशव, खा बिहारी, महाकवि देव या घनानंद? तो हमारा उत्तर होगा खा बिहारी। अभी ऊपर जो चर्चा की थी उससे संबंधित प्रश्न भी आ गए। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? आप सभी को पता भी लग गया होगा। फटाफट उत्तर दो फिर इसका। 40 नहीं, 45 नहीं, 57 वर्ष। अभी ऊपर हमने चर्चा भी की थी बच्चों, तो इसका उत्तर होगा 57 वर्ष। वेरी गुड, सभी को समझ आ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशव, घनानंद। तो यहां पर उत्तर होगा मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? नहीं। भूषण? नहीं। महावीर प्रसाद? नहीं। तो हमारा उत्तर घा अंतिम रह गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रमा शंकर शुक्ल रसाल, देव, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रमा शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
आलम। देखो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या बनेगा? का। रमाशंकर शुक्ला रसाल। आगे देखो, निम्नलिखित में रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवियों के नाम पूछा है। देव नहीं, पद्माकर नहीं, बिहारी जी। बिहारी हमारे रीति सिद्ध कवि हैं, बोधा भी नहीं। अगला प्रश्न 11वां आपके समक्ष है। कवि प्रिया किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आमतौर पर पेपर में पूछा जाता है। घनानंद नहीं, खा केशव जी, गा जयसिंह नहीं, घा मतीराम नहीं, तो हमारा उत्तर क्या है? खा केशव। अगला, बिहारी सतसई किसकी रचना है? हम पढ़कर भी आए हैं, आपको बताकर भी आएंगे। आप टीवी की स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आपको उत्तर भी पता लग गया होगा, मुझे पता है। चिंतामणि नहीं, आलम नहीं, ठाकुर नहीं, बिहारी। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हुआ? बिहारी। सुजान सागर किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु तेग बहादुर नहीं, पद्माकर नहीं, तो क्या बचा? खा घनानंद। तो हमारा क्या उत्तर हो गया? खा घनानंद। चलो, शिवराज भूषण किसकी रचना है? का नगेंद्र, खा भूषण, गा केशव या कोई नहीं। हमने आपको बताया था कि मैंने अलग रंग से दिखा दिया ताकि आपको पता चलता रहे। तो इसका उत्तर कौन सा है? शिवराज भूषण का भूषण। और इस बारे में आपको पता है, ऊपर हम चर्चा भी करके आए हैं। रीति काल को विभाजन की दृष्टि से कितने कालों में बांटा गया है? कौन सा काल है? तृतीय काल है। पहला काल यहां बता दूं, आदिकाल है। दूसरा कौन सा काल है? भक्ति काल। तीसरा तृतीय काल कौन है? रीति काल। और चौथा आधुनिक काल। तो इस प्रकार हम प्रश्न उत्तर को करते चल रहे हैं। देह शिवा बरमो यह शुभ कर्मन ते कबहू न टरो के रचयिता कौन है? मैंने आपको गाकर भी सुनाया था, कितने लय में। देह शिवा बरमो यह शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। याद करो, कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो इसके कौन, ये पंक्ति किसकी लिखी हुई है? गुरु गोविंद सिंह की। हिंद की चादर किसको कहा जाता है? आपको फटाफट याद आ जाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी को। बिहारी सतसई, ये दोबारा प्रश्न आ गया क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने कई बार रखा है। आपको उत्तर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिहारी। बिहारी का जन्म किस सन में हुआ? 1495 नहीं, 1595 जी। ना तो 1696 और ना ही 1795। कब हुआ? 1595। ये हमारा उत्तर। बिहारी ने जयपुर के राजा जय सिंह के आग्रह पर किसकी रचना की? महाराजा जय सिंह की आग्रह पर बिहारी ने, और वो की है बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं? 720 दोहे हैं। रीति काल के परिवर्तक किस आचार कवि को माना जाता है? रीति काल के परिवर्तक किस आचार कवि को माना जाता है? वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, केशव। ताजमहल किसकी कला प्रियता का प्रतीक है? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। कवि केशव का जन्म किस सन में हुआ? 1555 में। शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की बच्चों। घनानंद कवित किसकी रचना है? घनानंद की। बिहारी जयपुर के किस महाराजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के। तो इस प्रकार हमने किया। जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से बनेंगे, 1 अंक वाले और 80 अंक वाले प्रश्न जो ऐसे बनेंगे। रीति काल की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करें,
या रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपके रीतिकाल की परिस्थितियां और विशेषताओं पर हमने चर्चा की। आप सभी बड़े ही ध्यान से इस पाठ को सुना, समझा और देखा, इसलिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूं।